हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत पार्ट 1। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में। ये सभी यूजी कोर्सेज के लिए यूज़फुल होंगे, चाहे वो बीए ऑनर्स से कर रहे हो या बीए प्रोग्राम वाले हो। ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा और अवधारणा, इसकी संरचना एवं कार्य को समझाइए। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो बेसिकली एक यूनिट है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि क्रियात्मक जो है और इकाई है, और संरचनात्मक यानी कि जो इकोलॉजिकल यूनिट है, वो आपस में जब इंटरेक्ट करती है तो उससे हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो इकोसिस्टम है वो एक चेन है अलग ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंट है उनके इंटरेक्शन का। और जो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो पहली बार 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र A.G. टेंसले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। और ये हमारे जो पर्यावरण है उसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एनर्जी का वितरण करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और ये क्लाइमेट चेंज जैसे कि जलवायु परिवर्तन और अलग अलग जो भी इको इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको दो मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। जो जैविक घटक होते हैं वो बेसिकली लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं वो इकोसिस्टम में उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जो बेस्ड होते हैं पोषण के आधार पर यानी न्यूट्रिशन के आधार पर। और ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर। एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे इकोसिस्टम में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, सूर्य की रोशनी, तापमान, न्यूट्रिशन, विंड और ये ऊंचाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य हैं वो कुछ ऐसे कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है यानी कि पारिस्थितिकी प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रण में रखता है, जिससे कि जो लाइफ है जो इकोलॉजी में जो सिस्टम ऑफ लाइफ है वो स्टेबल रहे। और वहीं पर ये जिम्मेदार होता है उस साइकिलिंग को चालू करने में, जो कि न्यूट्रिशन और बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक के कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं। और ये एक बैलेंस मेंटेन करता है जिसमें कि अलग अलग स्तरों पर, ट्रॉपिक लेवल पर इकोसिस्टम में मिनरल क्रिएट होते हैं। हमारे जो बायोस्फीयर है यानी कि जो हमारा जैव मंडल है उसमें खनिजों का चक्रण होता रहता है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को चेंज होने में, जिससे कि एनर्जी की क्रिएशन हो। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई या एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ काम करने वाले क्रियात्मक घटक हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरह के कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। ये बायोमास को रेफर करती है, जहाँ पर जो बायोमास का रेट है वो प्रोडक्शन के हिसाब से घटता है, बढ़ता रहता है। ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो, इसमें एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो एनर्जी है वो फ्लो होती है एक जैव से दूसरे, मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक। जैसे कि जो एनर्जी है सूर्य की वो पहले जैसे कि घासों ने सेव की, फिर उसके बाद उसे कुछ प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किया
उसके बाद वो वापस से डिकम्पोज होके इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो गई, यानी कि डिकम्पोज हो गई। अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, ये एक प्रोसेस है जिस ब्रेक डाउन प्रोसेस है जिसमें कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि जो टॉप सॉइल होती है इन्वायरमेंट की, उससे स्टार्ट होता है। पोषक तत्वों का चक्रण यानी कि न्यूट्रिशन साइकिल, ये जो इकोसिस्टम है हमारा, उसमें जो न्यूट्रिशन साइकिल है, जैसे कि वो अलग अलग फॉर्म में होती है जिसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उपभोग करते हैं। नंबर 2, खाद्य श्रृंखलाओं पर नोट लिखे। जो खाद्य श्रृंखला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है, यानी कि जो एक फूड चेन है वो ऑर्डर ऑफ इवेंट को इकोसिस्टम में क्रिएट करती है, जैसे कि जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, यानी कि एक जीवित जीव दूसरे जीव को खाता है और बाद में उस जीव को दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है। ये विभिन्न पोषक स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रभाव एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। जो विभिन्न स्तर होते हैं, यानी कि अलग अलग जो जीव होते हैं वो पहले किसी एक जीव को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद दूसरे को, तो इस तरीके से जो एनर्जी की क्रिएशन है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो चलती रहती है और इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, यानी कि फूड चेन। खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों के भोजन पैटर्न या उनके बीच संबंध की भी व्याख्या करती है। ट्रॉफिक स्तर खाद्य श्रृंखला में अनुक्रमिक चरणों को संदर्भित करती है, जो सबसे नीचे उत्पादकों से शुरू होती है, उसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें कहा है कि जो एक ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें एक सीक्वेंटल स्टेजेस चलती रहती है फूड चेन की, जो कि स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। जैसे कि ग्रास जो है, यानी कि घास है, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है जो कि ग्रास हॉपर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर, उसके बाद ये डिकम्पोज होती रहती है। अपेक्स प्रेडेटर होते हैं, फिर डिकम्पोजर होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी फूड चेन है वो चलती रहती है इकोसिस्टम में। जो फूड चेन है वो बेसिकली 4 टाइप के उसके मेजर पार्ट हैं, जैसे कि सन यानी कि सूर्य। जो सूर्य है वो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है, यानी कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है। और किसी भी प्रकार की जो भी एनर्जी है वो प्लेनेट पर हमारे सूर्य की एनर्जी पर डिपेंड होती है। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, जो उत्पादक होते हैं खाद्य श्रृंखला में, जैसे कि सारे ऑटोट्रॉप्स हो गए, वो जो जैसे कि फाइलोटोप्किन, कैनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट, ये सारे जो है ये खाद्य श्रृंखला के पहला चरण है, जिसमें जो निर्माता खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर बनाते हैं। निर्माता भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है। जो हमारी फूड चेन है उसमें जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली सूरज पर डिपेंड होते हैं। सूर्य की जो एनर्जी होती है उससे वो अपना खाना बनाते हैं, जिनको उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। और उत्पादक कोई भी पौधा या अन्य जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने पोषक तत्वों स्वयं उत्पन्न करता है। हर कोई जो भी पौधा या जीव है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन क्रिएट करता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। कंज्यूमर में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है फूड वेब का, जिसमें ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूड होते हैं। और इसमें हार्बिवोरस जो मांसाहारी जानवर होते हैं और अन्य शाकाहारी जानवर होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो अन्य जानवरों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 परिभाषित करें। पार्ट 1 जलमंडल। जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल पृथ्वी का तरल घटक है।
यानी कि जो जल मंडल है वो पृथ्वी की लिक्विड वाटर कंपोनेंट स्टेट है, जहाँ पर इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, तालाब, नदियाँ और झरने हैं शामिल हैं। जलमंडल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करता है और यह कई पौधों और जानवरों का घर है। जल चक्र यह समझाने का एक तरीका है कि जलमंडल का महत्व क्या है, इसके कार्य क्या है और यह अन्य क्षेत्रों का समर्थन कैसे करता है। समुद्र और जल निकाय सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और गर्म होते हैं। जो समुद्र का जो जल है वो वाटर बॉडीज एब्जॉर्व करती हैं और सन के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा है उससे वो वेपोरेट होती है, उससे एनर्जी फॉर्म करते हैं। और जो वाष्पोषण पेड़ों द्वारा वाष्पोत्सर्जन तथा सतही जल का वाष्पीकरण होता है और पेड़ों के द्वारा उनका एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है, जिससे कि ये बाद में वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होकर वर्षा वाले बादल बनाते हैं। यानी कि फिर वो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बारिश वाले वो बनाती है, बादल बनाती है और उसके बाद वर्षा के रूप में नीचे आता है यही जल, और वर्षा जल स्रोतों में होती है और यह चक्र चलता रहता है। जल चक्र के दौरान अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं और जो ये वाटर साइकिल है चलता रहता है और इसके अलावा कुछ अलग जो क्षेत्र हैं वो भी प्रभावित होते हैं। परिभाषित करें वन पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ये भी एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें कि, और एक सिस्टमेटिक यूनिट है जिसमें कि जो मिट्टी, पेड़, कीड़े, जानवर, पक्षी, मनुष्य, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। और जंगल का एक बड़ा और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए इसमें प्रजातियों की विविधता अधिक होती है क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और इसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो इसका इकोसिस्टम है वो काफ़ी जटिल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से इसमें जो प्रजातियाँ, स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग वैरायटी में पाई जाती हैं। इसके अलावा यह आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में हानिकारक परिवर्तनों के प्रति अधिक स्थिर और प्रतिरोधी होते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे ग्रासलैंड या वेटलैंड होते हैं वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि वो जल्दी से वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी स्टेबल है। किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के समान वन पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक और जैविक घटक शामिल होते हैं। जैसे इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट है, जैविक और अजैविक घटक, वो भी वन पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में शामिल होते हैं। एबायोटिक घटक हवा, पानी और मिट्टी जैसे कार्बनिक पदार्थों को संदर्भित करते हैं। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर शामिल होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट इसमें इंक्लूड होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जहाँ पर एबायोटिक जो घटक होते हैं वो हवा, पानी, मिट्टी जैसे कार्बनिक पदार्थों को संदर्भित करते हैं। वहीं पर जैविक घटक में प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर होते हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर शामिल होते हैं। ये घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और इस प्रकार उनके बीच से यह बातचीत इसे आत्मनिर्भर बनाती है, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं। ये जो सारे जैविक घटक हैं ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एक जो फॉरेस्ट है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, यानी कि आत्मनिर्भर होता है इस इंटरेक्शन के बेसिस पर। परिभाषित करें घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें घास और शाकाहारी पौधों का प्रभुत्व है उसे घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो स्थल, यानी जो ज़मीन पर जो भी इकोसिस्टम है, जैसे कि ग्रास हो गई, घास हो गई और पौधे हो गए, जो भी शाकाहारी चीज़ें हैं वो घास का मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण करते हैं, जहाँ कुछ या कोई पेड़ नहीं होते, जहाँ जंगल के लिए पर्याप्त नहीं होते, और
रेगिस्तान के लिए बहुत अधिक होते हैं। ये बेसिकली उस चीज़ को रेफ़र करते हैं जहाँ पर घास जो है ग्रासलैंड के इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। वहाँ पर ना तो फॉरेस्ट की तरह ज़्यादा पेड़ होते हैं और ना ही डेजर्ट की तरह सूखा होता है, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन होता है, जिसकी वजह से इसको संक्रमणकालीन परिदृश्य भी कहा जाता है। घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र को पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कहा जाता है और यह पृथ्वी की सतह का लगभग 10% हिस्सा कवर करते हैं। यह मुख्य रूप से वहीं पाए जाते हैं जहां प्रति वर्ष लगभग 15 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो एक जंगल के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक वास्तविक रेगिस्तान की तुलना में अधिक है। भारत में ये पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से हिमालय में उच्च पाए जाते हैं। और भारत के शेष घास मैदान मुख्य रूप से सवाना और स्टेपीज से बने हैं। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इस पारिस्थितिकी तंत्र में 5 प्रकार के घास के मैदान हैं, जो है रेगिस्तानी घास का मैदान, बाढ़ग्रस्त घास का मैदान, मोंटेनो घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान। घास के मैदान के महत्व। चरगाहे पारिस्थितिकी तंत्र छोटी जड़ी बूटी, खरपतवार, घास, ट्रेफाइल, झाड़ियाँ और अन्य फलीदार प्रजातियों का मिश्रण है, जो उच्च स्तर के संरक्षण में योगदान देती है। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यानी कि घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एक मिक्सचर है छोटी जड़ी बूटियों और खरपतवार, घास और टेरेफॉइल जैसे कुछ जो उच्च स्तर के संरक्षण को योगदान देती है किसी भी प्रजाति को फलने में। चरगाह पारिस्थितिकी तंत्र का आर्थिक महत्व यह है कि यह कई पालतू जंगली शाकाहारी जानवर जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, गधे, सुअर, ऊंट, हिरन आदि की फसलों के रखरखाव में कार्य करती है। ये जानवर मनुष्य को भोजन, दूध, ऊन और परिवहन प्रदान करते हैं। बेसिकली जो चरगाह पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि घास के मैदान जो है, ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट, हिरन, इन सब को फसलों के रूप में भोजन प्रदान कराती है। और ये जानवर जो है मनुष्य को भोजन प्रदान करते हैं, वहीं दूध देते हैं, ऊन देते हैं और परिवहन भी प्रदान करते हैं। परिभाषित करें रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। रेगिस्तान शब्द रेत में वनस्पतियों या जीवों के बिना बड़े पैमाने पर बंजर, शुष्क और पर्यतक भूमि है। यह ठंडा और गर्म हो सकता है। रेगिस्तान ग्रह पर सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है, जहां वार्षिक आधार पर नगण्य वर्षा होती है। यहाँ वर्ष भर में कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र ग्रह का सबसे शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है और इस प्रकार इसमें जीवन की विविधता और कम वनस्पति है। जो रेगिस्तान है वो रेत में वनस्पति और जीवों के बिना बड़े पैमाने पर बंजर, शुष्क और पर्यटक भूमि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी खेती नहीं हो सकती, ना वहाँ पर वनस्पतियाँ उग सकती हैं और ये एक तरीके से शुष्क इलाका है। ये या तो ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है। जो रेगिस्तान क्षेत्र है ये सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है, यानी कि सूखा क्षेत्र, और यहाँ पर ना के बराबर वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा रेगिस्तानों में होती है। ये जो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र है वो इसमें ना तो कोई जीवन की विविधता है और बिल्कुल ना के बराबर वनस्पति है। कम वर्षा और या अवशेषपण रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण विशेषता और इसे के शुष्क होने का कारण है। रेगिस्तान में मौसमी वर्षा होती है जो छोटी अवधि लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के लिए होती है। कम बारिश होने के कारण जो रेगिस्तान की जो विशेषता है वो बेसिकली सूखा होने की इसी वजह से वो सूखा रहता है। और रेगिस्तान में जो मौसमी बारिश होती है वो बिल्कुल कम होती है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जो कि लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के लिए होती है। ये जो रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो हवा का प्रेशर है वो बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से रेगिस्तान में धूल भरी आंधी आती रहती है और अधिक तीव्रता वाली रेतीली आंधियाँ भी आती है, जिसकी वजह से रेत के टीलों का निर्माण होता है।
और इसी प्रकार रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में दिन बहुत गर्म होता है जबकि रातें उसी के मुकाबले अत्यधिक ठंडी होती हैं। जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है और वहाँ पानी की भी कमी होती है। साथ ही जलवायु परिस्थितियाँ कठोर हैं जो निश्चित रूप से रहने के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ नगण्य वर्षा होती है इसलिए पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण रेगिस्तान को 6 महीने से अत्यधिक समय तक सूखा का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है जिसकी वजह से रेगिस्तान को 6 महीने के लिए बहुत ज़्यादा सूखा झेलना पड़ता है। और रेगिस्तान चट्टान शुष्क, रेतीली और पतली होती हैं। इस प्रकार इसमें वनस्पति की कम वृद्धि होती है क्योंकि रेगिस्तानी जो मिट्टी है वो काफ़ी रेतीली होती है। इसमें किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। मिट्टी का जो रंग है वो भूरा होता है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे कार्बनिक सामग्री नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।